और पार्टियां अपने को संशोधित करती हैं नीतियों पे। अगर संशोधित नहीं करेंगे तो इतिहास के पन्ने में दफन हो जाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी किसान मुद्दे पर आज भी अपने को संशोधित नहीं करने की जो हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं, इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। मैं बीजेपी में भी मैंने टिकट नहीं मांगा था, ये जनता की लड़ाई है। मैं रहूं ना रहूं दूसरा कोई लड़ेगा, मेरे बाद भी लड़ेंगे लोग। सत्ता प्रतिष्ठानों से कोई पॉलिटिकल लीडर और पार्टी नहीं लड़ती, जनता लड़ती है। मुझे लोकसभा का चुनाव 2024 में किसी भी दल से, किसी भी गठबंधन से नहीं लड़ना है। आगे जो परिस्थितियां होंगी वो देखा जाएगा। नमस्कार, टॉक शो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टॉक शो में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से जो हमारी बातचीत, काफी लंबी बातचीत हुई, उसका दूसरा भाग आज देखिए सुधाकर सिंह आम पॉलिटिशियन की तरह सिर्फ राजनीति ही नहीं करते, टेक्नोलॉजी का भी उनको जबरदस्त समझ है। और यही वजह है कि आरजेडी के अंदर में जो टेक्नोलॉजिकली चेंज आपको दिख रहा है, भले ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, लेकिन जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो आरजेडी का आईटी सेल का जो एक अलग स्वरूप आपको दिखने को मिल रहा है, आईटी सेल के कार्य करने की शैली जो अलग दिख रही है, उसमें भी सुधाकर सिंह की बड़ी भूमिका है। सुधाकर सिंह राजीव प्रताप रूडी की तरह, प्रशांत किशोर की तरह डाटा उसके एनालिसिस के आधार पर आगे करते हैं। उनकी समझदारी राजनीतिक रूप से वोटों के एकीकरण को लेकर जो जगदानंद सिंह की समझदारी है वो समझदारी है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आज की तारीख में बिहार के किसी भी विधायक के पास जिस स्तर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुधाकर सिंह करते हैं, बहुत कम ऐसे विधायक होंगे जो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तमाम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। संवाद संप्रेषण से लेके डाटाबेस, एक अलग तरह के नेटवर्क पे वो काम करते हैं और काफी लोग उनके साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और इसकी वजह भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई, एक नेटवर्क वो भी है। तो पिता के विरासत के अलावा, राजनीतिक विरासत के अलावा कई तरह के इनपुट्स इनको राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलते रहते हैं। इसी वजह से वो कुछ अलग तरीके का सोचते भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य में जिस तरीके की गठबंधन काम कर रही है, ऐसे में इस तरीके का सवाल उठाने का मतलब क्या है? सीधे सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और जिस तरीके से रघुवंश सिंह की वजह से गठबंधन टूटा था, इस बार सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह की वजह से गठबंधन टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आरजेडी के अंदर भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि सुधाकर सिंह इस तरीके से क्यों हमला कर रहे हैं। क्योंकि ये जरूर है कि सुधाकर सिंह के हमला करने के बाद जिस तरीके से जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को सामने लाया गया, वो नीतीश की रणनीति थी। हालांकि अभी उपेंद्र कुशवाहा जब इस तरीके का बयान दिए तो वो खुद गिर गए कि कहीं वो तो बीजेपी में किस इशारे पर नहीं खेल रहे। मतलब बिहार की राजनीति में बीजेपी इस तरीके का एक आकृति सामने आ गई है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बात करेंगे या ट्रैक से हटकर कोई राजनीति करने की बात करेंगे तो आरोप बड़ा गंभीर लगता है कहीं बीजेपी के एजेंट तो आप नहीं है। इस पूरी वार्ता के दौरान पार्ट 2 में हम आपको सुधाकर सिंह से यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के संपर्क में, आप बीजेपी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, बीजेपी के संपर्क में है क्या? अब तो बीजेपी में अरुण जेटली तो है नहीं कि नीतीश जी के कहने से आपको टिकट ना मिले। सुशील मोदी की भी अब वो हैसियत नहीं है कि उनके कहने से आपको नीतीश इशारा कर दे तो मान जाए। अब नीतीश की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में इतनी हैसियत भी नहीं है
कि आरजेडी के साथ गठबंधन के बावजूद भी कह दे कि चुनाव परिणाम के बाद हम आपके साथ आ जाएंगे, आप सुधाकर सिंह को टिकट ना दीजिए। कई इस तरह के सवाल हैं, जो सवाल आपके जेहन में भी उठ रहा होगा, मेरे जेहन में भी उठ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये तो खेल तो नहीं चल रहा है कि सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी उनको उस इलाके के चेहरे के रूप में, क्योंकि वही एक इलाका है जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। एक चेहरा, विश्वसनीय चेहरा चाहिए। तो क्या जो आपके दिल में उठ रहा है सवाल, वो मेरे दिल में भी उठ रहा है कि बीजेपी का एजेंट तो नहीं है सुधाकर सिंह। सुनिए पूरी वार्ता, और बड़ी खुलकर इन्होंने बात की है और बड़ी बिंदास तरीके से बात की है। एक खासियत तो है राजनीति में, आज की पीढ़ी में जो लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, विरासत वाले भी जो लोग आ रहे हैं, उनकी समझदारी और सुधाकर सिंह के समझदारी में एक बड़ा फर्क दिखता है। राजनीतिक समझदारी स्पष्ट है कि हम किस राजनीति के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। तो जरा सुनिए इस टॉक शो को और आप अपनी राय जरूर दीजिए। 2010 में आप बीजेपी में कैसे आ गए? तब की बात मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उस समय तो कांग्रेस चरम पर थी देश में। लोग सोचते ही थे, कल्पना नहीं करते थे कि कांग्रेस को हटाई जा सकती थी। कोई भारतीय जनता पार्टी आज वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। तो हम लोगों को लगा कि इस देश में कांग्रेस को हटाना होगा, क्योंकि इसके राज में कई ऐसे बड़े घोटाले, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर से कोल घोटाला से लेकर के कॉमनवेल्थ की घोटाला से लेकर तमाम आर्थिक अनियमितता था, पूरा देश संकट में था। तो हम लोगों को लगा कि हटाना जरूरी है इन लोगों को, तो हटाया हम लोगों ने। आज हम भारतीय जनता पार्टी ठीक वही गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए हटाएंगे हम लोग इसको। इस अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो पब्लिक इमेज है, जो लोगों के बीच जो एक इमेज बनी हुई है कि परिवार में बगावत करने के लिए, या परिवार में जगदानंद सिंह डिमोरलाइज हो, या परिवार के अंदर जो वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते रहते थे जगदानंद सिंह, उनके बेटे को ही हम बीजेपी में ले आए। ये एक इमेज है कि आप जो सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने एक रणनीति के तहत आपको, आप जिस दिन की बात कर रहे हैं 2010 में, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल क्या हैसियत में था? मात्र 22 एमएलए थे, मात्र 22 एमएलए थे, मात्र 4 एमपी थे उनकी। कौन हैसियत थी आरजेडी में कि उसको बगावत करा दिया जाए और आरजेडी को तोड़ दिया जाए? आरजेडी को इशू नहीं था, नेशनल पार्टी के जगदानंद सिंह भी इशू नहीं थे। जगदानंद सिंह इशू कैसे हो जाएंगे? कोई व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर कैसे हो सकता है? कोई राज्य की राजनीति में सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? व्यक्ति की एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के भीतर कोई ऐसा नहीं था कि जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को डिमोरलाइज करने की जरूरत पड़े। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही डिमोरलाइज थी, कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं हो पा रही थी। उसको राष्ट्रीय जनता दल से कहाँ थ्रेट था? नहीं, लेकिन ये जो परिवार को लेकर जो चीजें चल रही थी, उसमें ये इमेज है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी, मतलब जगदानंद सिंह, क्योंकि जगदानंद सिंह मजबूती के साथ लालू यादव के साथ खड़े थे, एक स्तंभ के रूप में खड़े थे। उनका एक अपना वैचारिक प्रतिबद्धता भी दिख रहा है, उनके परिवार में ही ये टूट कर। ये देखिए, वैचारिक प्रतिबद्धता को मैं 7 शब्दों में परिभाषित कर दूं, मैंने क्यों हमने कहा 74 और मैंने 90 का क्यों याद किया, आपके उसी सवाल में जवाब है। 67 में संवित सरकार भी बनी थी। 67 में देश में कांग्रेस के खिलाफ उसमें जनसंघ था, सभी समाजवादी और वामपंथी थे। 77 में भी सभी वामपंथी और जनसंघ और समाजवादी आंदोलन के थे। 90 में थे। 3 इतिहास की कालखंड है, तीनों कालखंड में आप देखिए। मैं उसी जवाब में है कि तब राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर नहीं था कि उसको तोड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत थी। राष्ट्रीय जनता दल तो उस समय स्वयं हैरान परेशान था और उसके खिलाफ एक उसकी संख्या बल घट गई थी उसके मतदाता समूह इंटैक्ट होने के बाद भी चुनाव हार रहे थे, और जिसकी राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे। मेरा निर्णय कभी नीतीश कुमार जी के पक्ष में नहीं रहा। कैसे बीजेपी से कहाँ कैसे ये, मतलब बीजेपी में जाने का रास्ता क्या रहा?
कोई रास्ता नहीं था। किसी बड़े दल में जाने के लिए कोई रास्ते की खोजने की जरूरत थी? किसी के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई कार्यकर्ता बनना चाहेगा किसी राजनीतिक दल तो खोजते रहते हैं कि कोई कार्यकर्ता मिल जाएगा तो मेरे लिए काम करेगा। कोई राजनीतिक दल तो कोई तनख्वाह पे अपॉइंटमेंट करता नहीं है, कोई वैकेंसीज तो होता नहीं डिक्लेयर करता कि आप आइए मेरे यहाँ राजनीति करिए, हमको एमपी में आपको बनाएंगे हम और तनख्वाह देंगे हम आपको। हम सवाल यह है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी? उस समय की राजनीतिक परिस्थिति जो थी वो राजनीतिक परिस्थिति थी कि कांग्रेस को हटाना होगा, नहीं हटेगा तो ये जो देश की अर्थव्यवस्था खोखली होती जा रही थी, तमाम तरह के संकट पैदा हो रहे थे, उसका निदान चाहिए था। और मैं क्या देश चाह रहा था? अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन उसी दौर में आप देखे होंगे, बहुत बात की, बाकी कहाँ है। लगभग वो आप 12 में हो रहा था, उसकी सुगबुगाहट थी। जो 9 में वापस किया एनडीए यूपीए, 2004 में वाजपेयी जी चले गए और 2009 में वापस फिर कांग्रेस आ गई दोबारा सत्ता में, तो इसकी कि तमाम आरोप के बाद जो सत्ता में वापस आई तो इसके बारे में लोगों को शंका हुआ कि कहीं देश के कॉरपोरेट सेक्टर के लोग राजनीतिक दल के आड़ में अपने हित तो नहीं साध रहे हैं। ठीक वही कॉरपोरेट आज भाजपा की आड़ में अपने सिद्ध कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा आंदोलन था किसानों का आंदोलन, जो 13 महीना पूरा दिल्ली बंद थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा। और ध्यान दीजिए कि जो उनके समर्थन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर रहे थे जनता दल और नीतीश कुमार। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो मोदी जी आज किए वो तो 2006 में हम कर दिए, तो क्या हम अपने आंदोलन और कमिटमेंट को भूल जाएं? क्योंकि ये किसी व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखने का कोई, राजनीति केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं होती है, बदलाव के लिए होती है। और बदलाव नहीं हो रहा है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको नए प्रयोग करने होंगे राजनीति में। आज हमारे साथ महागठबंधन में यूपीए में आने के बाद भी नीतीश जी कहाँ इस बात को सुनने को तैयार हैं कि बिहार में मंडी कानून आना चाहिए? क्यों नहीं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही एजेंडा यहाँ भी चलेगा? हम तो इसी पर सवाल कर रहे हैं कि ये एजेंडा आप बदलिए। हमको मंत्री बना दिए देने से इस राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और इसीलिए मुझे चुप हो जाना चाहिए कि बिहार के किसानों की लड़ाई बंद हो जानी चाहिए कि मुझे मंत्री पद मिल गया। सत्ताएं जरूर अस्थायी हैं, कि मैं मानता हूं सत्ता का चरित्र भी अस्थायी है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से, बदलने वाले लोगों में से नहीं। अगर इतिहास में आप 1000 में एक आदमी पाइएगा कि वो अपने चरित्र को नहीं बदलेगा जो मुद्दों के आधार पे, तो उसमें एक मुझे मानिएगा। ये पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लोकतंत्र मजबूरी है कि पार्टियों की बदौलत ही चलना है, लेकिन जो लोगों के लिए काम करना है पार्टियां उसके लिए अपरिहार्य नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है। जो नीतियां नहीं बदल पाएंगी पार्टियां, तो वैसे लोगों का मैं कभी स्वागत नहीं करूंगा। अच्छा, इस बीच जो आपका बयान आया, उस बयान से एक इमेज ये भी गया लोग या मीडिया में भी, या भाई लोग कि क्या आप बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? ये मानसिक दिवालियापन है जिन लोगों को चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता कौन कौन ऐसा लोग चर्चा करते हैं। अगर हमको जानना होता है बीजेपी में, तो कम से कम किसान का मुद्दा जो सबसे दुखती रग है बीजेपी का, मैं नहीं रखता। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कई मुद्दे हैं, जो कई मुद्दों पे मैं बोला हूँ, पूरा बिहार बोला है। मुझे याद नहीं है कितनी बार कितने तरह की बातें आप हमारे नेता और पार्टियों ने बोला है। हम कई दूसरे सवालों को उठा करके हम इस बात को सिद्ध करते हैं, लेकिन किसान मुद्दा जो कल्पना से परे है कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस मुद्दे को मानेगी, तो क्या मैं आत्मघात कर लूं? अगर ये मुद्दे को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊं तो ये आत्मघात है ना। इतना तो मुझे नहीं आप समझ रहे होंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसकी तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में मेरे बारे में चर्चा होगी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या मुझे राजनीति समझ में नहीं आती है। बीजेपी में जाने के लिए किसान मुद्दा नहीं उठाना होगा, ये पहला शर्त है बीजेपी के लिए। बहुत सारे हैं मुद्दे नीतीश कुमार के खिलाफ, हैं, आज गठबंधन में है,
तो गठबंधन धर्म की राजनीति में कहता है कि उन सभी मुद्दों को भूल जाइए, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में हम कभी नहीं भूल सकते। वो लार्जर इंटरेस्ट है फार्म मूवमेंट देश का, इसको पीछे नहीं हम जा सकते। हम सेकुलर फोर्सेज की जो पॉलिटिक्स है, मेरी लार्जर इंटरेस्ट, उसमें हम पीछे नहीं जा सकते। हम सोशल जस्टिस के जो मेरी जो लार्जर इशू है उसमें हम पीछे नहीं हट सकते। सत्ता रहे ना रहे इसकी चिंता नहीं। लेकिन 2010 वाली बात पर तो आप बीजेपी में गए, तो वो भी तो एक उस समय उनकी छवि उस तरीके की नहीं थी, ये मानते थे? किनकी छवि? बीजेपी की जो छवि को सवाल सवाल है लेकर के छवि, उस छवि का कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिवा कि एक तानाशाह प्रवृत्ति। मैंने कहा ना कि लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। जनता के सवाल के खिलाफ जब भी जाएंगे लोग खड़ा होंगे ही। सुधाकर सिंह अगर अपने स्वार्थ में नहीं खड़ा होते हैं तो मेरा दोष होगा। इसका मतलब यह नहीं होता है कि मुद्दा ही गलत हो गया। वो मुद्दा क्या था? तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश आंदोलित था। जिस तरह से किसान आंदोलन में दिल्ली को ठप कर दिया गया था, उस दौर में दिल्ली में उस तरह के बड़े आंदोलन चल रहे थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि निर्णय जब लेना होगा मुझे, तो अंतिम निर्णय मेरे जनता के पक्ष में जाएंगे। राजनीतिक दलों के पिट्ठू बनने के लिए राजनीति में हम लोग नहीं आए हैं। मैंने कहा लोकतंत्र चलाने के लिए अपरिहार्य हैं पार्टियां, और पार्टियां अपने को संशोधित करती हैं नीतियों पे। अगर संशोधित नहीं करेंगे तो इतिहास के पन्ने में दफन हो जाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी किसान मुद्दे पर आज भी अपने को संशोधित नहीं करने की जो हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं, इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। बीजेपी को लाभ नहीं मिलेगा। मैंने कहा लोकतंत्र चलाने के लिए पार्टियां अपरिहार्य हैं, इसके बिना लोकतंत्र चलता नहीं। और किसको फायदा हो जाएगा? अगर इतनी समझ हो तो संशोधन करने में क्या हर्ज है? अगर लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, तो संशोधन कर करके किसान मंडी कानून बिहार में ले आना चाहिए, मल्टीपल एजेंसी प्रोक्योरमेंट में ले आना चाहिए। बिहार के मक्का के किसान हैं, गन्ना के किसान हैं, जूट के किसान हैं, धान चावल पैदा करने वाले किसान हैं, इनकी रोज घटती आय और इनकी नीतियों से 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का नुकसान कोई साधारण पैसे का नुकसान नहीं है। इसको देखना होगा और इसमें बदलाव लाना होगा। मतलब लड़ाई सिर्फ वैचारिक है? निश्चित तौर पे वैचारिक है। उनके कितने भी व्यक्तिगत हमले होंगे उसका जवाब नहीं मुझे देना है और उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं राजनीति में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पालने के लिए नहीं आया हूँ, उसको बढ़ाने नहीं आया हूँ। आपको मतलब पूरी तौर पे ये लड़ाई वैचारिक है, और उस वैचारिक लड़ाई में जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को आप मदद करने की स्थिति में, या बीजेपी से बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संतोष जी, आप राष्ट्रीय जनता दल और हमारी पार्टी के नेता को ठीक से समझिए। जब मेरी कमज़ोर हैसियत थी तब राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे बक्सर से लोकसभा 2009 में लड़ने के लिए बोला था। जब मुझे लोग विधायक लड़ने लायक नहीं समझते थे तब वो एमपी लड़ने लायक मुझे सोच। ये टिकट का कहाँ सवाल पैदा होता? ये कभी नहीं। अब मैं कहीं गया टिकट नहीं मांगा, मैं बीजेपी में भी मैंने टिकट नहीं मांगा था, लोगों ने दिया। यहाँ ने भी मैंने टिकट नहीं मांगा, लोगों ने दिया। हम काम करते हैं और उस काम करने की पूरी प्रक्रिया में लोग कहते हैं चुनाव लड़ना है, हम लोग लड़ लेते हैं। कल कहेंगे लोग कि नहीं लड़ने की जरूरत है, मैं नहीं लड़ूंगा। ये 2009 में जब मुझे राष्ट्रीय जनता दल टिकट दिया था बक्सर लोकसभा, ये आज कहाँ सवाल है? बक्सर आज मुझे लड़ने की अगर इच्छा भी प्रकट करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल देगा ही देगा टिकट। कहाँ मना किया हमको कि हम दूसरे तीसरे दल की बात करें? ये कोई औचित्य नहीं है। मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं, इस बार का चुनाव नहीं लड़ना है। आपके ही चैनल पे इसको घोषणा कर देता हूँ। मुझे लोकसभा का चुनाव 2024 में किसी भी दल से, किसी भी गठबंधन से नहीं लड़ना है। आगे जो परिस्थितियां होंगी वो देखा जाएगा। और दूसरी बात मैं घोषणा करना चाहता हूं संतोष जी, अगर नीतीश जी से कहलवा दीजिए, मंडी कानून बिहार में बनवा दीजिए और मल्टीपल एजेंसी घोषित करवा दीजिए प्रोक्योरमेंट को, मैं एमएलए का चुनाव भी लड़ना बंद कर देता हूं।
ना रहूँगा राजनीति में, या ना लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार का विरोध हुआ। कर दें काम, मैं कल ही विदा ले लेता हूँ राजनीति से। आई इसको वीडियो बढ़िया से रखिएगा, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दोबारा अगर अपना शक्ल दिखा दिया राजनीति में तो मैं नौकरी करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। ये मेरा पेशा नहीं है, मैं सेवा के लिए आया हूँ। वो करते रहेंगे और विदा ले लेंगे चुनावी राजनीति से। अगर ये दोनों मुद्दे सुलझ जाए कल, तो परसों मेरा ये रेजिग्नेशन रखवा लीजिए। मैं 25 का भी इंतजार नहीं करूँगा। 25 तो बहुत दूर है राजनीति में। नहीं करेंगे नीतीश कुमार, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उनको। वो कॉर्पोरेट सेक्टर के इशारे पे चलने वाले लोग हैं और उनके इशारे पे चलेंगे। कोई कानून अगर लाने की बात कोई सोच रहा है तो मोदी जैसा कोई कानून बिहार में लाने के लिए सोच रहे होंगे जो किसानों के विरुद्ध होगा। शायद वैसा कानून लाने के बारे में सोच रहे होंगे जो लोग कुछ लोग बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी कितनी समझ है नीतियों पर, पॉलिसीज पर, मैं जानता हूँ। तो आर और पार, यार और तार की लड़ाई नहीं है, एक जनता की लड़ाई है। मैं रहूं ना रहूं, दूसरा कोई लड़ेगा, मेरे बाद भी लड़ेंगे लोग। सत्ता प्रतिष्ठानों से कोई पॉलिटिकल लीडर और पार्टी नहीं लड़ती, जनता लड़ती है। ये जनता का मुद्दा है। 13 महीना लोग 5 लाख की आबादी आंदोलन बैठी थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी था मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली में? बताइए आप भी, आप लोग भी गए थे कवर करने के लिए। उसमें कौन पॉलिटिकल पार्टी थी? जितना मीडिया में बयान दिया हो नेता, मैं समर्थन करता हूं आंदोलन का, लेकिन सड़क पे तो किसान बैठे थे दिल्ली। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें कौन बैठा था? कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी कि लोग बैठे थे? मैंने कहा ना कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे जैसा राजनेता रहे न रहे, जनता मन बना लेती है, वो चीज़ को पूरा करती है, वो अपने नेता खोज लेती है। नेता बनने की जरूरत नहीं है किसी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सुधाकर दीदी, और उन चीज़ों को स्पष्टता के साथ रखा है जिन सवालों को लेकर आजकल ये चर्चाएं होने लगी थी कि बहुत सारी चीज़ें बिहार में बदलती हुई दिख रही है और बीजेपी ऐसे लोगों की तलाश में है जिसके सहारे वो नीतीश पर हमला कर सके। लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई और अपने अंदाज में, और सुधाकर जी जिस अंदाज में अपनी बात रखते हैं और जो उनका वैचारिक प्रतिबद्धता रहा है, बहुत सारी सवालों का जो समाधान आपके हमारे जहन में जो हो रहा होगा, वो समाधान जरूर इस टॉक शो के दौरान आपका समाधान जरूर निकल गया होगा और आप समझ सकते हैं कि लड़ाई कहाँ है और किन विषयों को लेकर।